नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम रॉय। भारत और पाकिस्तान रिश्तों के उतार चढ़ाव में कल एक नया मोड़ आया। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने दिल्ली में मीडिया के सामने ये कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच की बातचीत स्थगित है। विवाद तब भी उठा जब बासित ने यह भी कह दिया कि पठानकोट आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान JIT के भारत दौरे के एवज में NIA के पाक दौरे पर कोई सहमति नहीं बनी थी। इसके बाद इस्लामाबाद और दिल्ली से दो अहम बयान आए। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने विदेश सचिव वार्ता पर कहा कि दोनों देश एक दूसरे के संपर्क में हैं। दोनों देशों की तरफ से ये दोहराया भी जा रहा है और बातचीत की रूपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत ही सर्वोत्तम साधन है। इधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि JIT के भारत दौरे से पहले 26 मार्च 2016 को भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान विदेश मंत्रालय को सूचित किया था। इस पर सहमति बनी थी कि ये कदम आदान प्रदान की प्रक्रिया पर आधारित होगा, साथ ही कानूनी प्रावधानों के तहत होगा। इन अलग अलग बयानों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पाक की आखिरकार नीयत क्या है और अगर पाकिस्तान एक बार फिर पैंतरेबाजी पर उतर आया है तो भारत का कैसा रवैया होना चाहिए? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज दो मेहमान हैं। राजीव सीकरी साहब हैं, ये पूर्व सचिव हैं विदेश मंत्रालय के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक बंसल भी है हमारे साथ, सामरिक मामलों के जानकार हैं, निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के, बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। पहले आपसे सीकरी साहब जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है इस तरह का बयान अब्दुल बासित ने क्यों दिया? क्या उनको कुछ कन्फ्यूजन था, कोई ठीक तरह से जानकारी नहीं थी कि क्या सहमति बनी है नहीं बनी है? देखिए, अब्दुल बासित साहब एक बड़े अनुभवी राजनयिक हैं जी, और उनको बड़े जो भी कहना था बड़े ध्यानपूर्वक कहना चाहिए था। अगर उन्होंने ये बिना सोचे समझे ये कह दिया है या जो उन्होंने अपना ये राय व्यक्त की है वो उनके विदेश मंत्रालय की राय के विपरीत है, जैसे कि थोड़ा लग रहा है जी, तो उन्होंने बहुत गलती की है। क्योंकि हिंदुस्तान रिश्तों का मामला, बातचीत होगी नहीं होगी, किस बात पर होगी, ये काफ़ी संवेदनशील है और इसको बड़े ध्यानपूर्वक रूप से इसको देखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में असैन्य सरकार और सेना के बीच में एक दरार तो है ही, मत अलग हैं और हो सकता है कि ये इनके उच्चायुक्त नवाज शरीफ की राय न व्यक्त कर रहे हों और सेना की राय व्यक्त कर रहे हों। ओके, आलोक बंसल, ऐसा मुमकिन है कि इस तरह से एक उच्चायुक्त जिसकी जवाबदेही जो असैन्य सरकार होती है, जिसको सिविलियन गवर्नमेंट कहा जाता है, उसकी तरफ होनी चाहिए, वो एक तरह से एक दोहरी जिम्मेदारी निभा रहा हो? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान का उच्चायोग फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब में, जो विदेशी पत्रकारों का क्लब है, वहाँ पे दुनिया भर के पत्रकार दुनिया भर के पत्रकार हैं, वहाँ पे ये स्टेटमेंट देते हैं, जबकि विदेश विभाग उनका ये कहता है कि नहीं, बातचीत चल रही है। तो साफ है कि जो अब्दुल बासित साहब हैं वो रहील शरीफ की भाषा बोल रहे हैं, नवाज शरीफ की नहीं। उनको जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं वो रावलपिंडी से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से नहीं आ रहे हैं। और चूंकि अनुभवी हैं, वो जानते हैं कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है और किसके ज़्यादा प्रिवेल करने की चांसेस हैं। तो इसलिए वो भाषा बोल रहे हैं जो उनको सूटेबल लग रही है। अगर आप देखें, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि यहाँ जब हुर्रियत के नेताओं की बात हुई थी तब भी आपने देखा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद का रवैया जो था अलग अलग था और उच्चायुक्त ने उस टाइम भी रावलपिंडी की बात सुनी थी बजाय इस्लामाबाद की। तो ये कई बार होता है और इस वक्त जो है, अगर आप पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देखें तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में रस्साकशी चल रही है। लाहौर जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद पाकिस्तानी सेना जो एक मौके को तलाश कर रही थी, उसने पंजाब में ऑपरेशंस लॉन्च कर दिए, बिना मुख्यमंत्री को बनाए, बिना प्रधानमंत्री को बनाए। मुख्यमंत्री कौन है? नवाज शरीफ के भाई हैं, उनकी पार्टी की सरकार है, ऑपरेशन चल रहे हैं। कराची में पिछले 3 साल से ऑपरेशन चल रहा है। तो पाकिस्तान की जो सेना है वो ओवर रीच में तो है ही है, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को अंडरमाइन कर रही है। पहले जरदारी ने काफ़ी कुछ कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी समय से अपोज कर रही थी और अब उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के खिलाफ भी करना चाहिए।
एक तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये वो साल है जब जनरल रहील शरीफ का जो कार्यकाल है वो समाप्त होना चाहिए, और उन्होंने पहले घोषणा कर दी है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। तो यानी कि ये साल है, अगर सब कुछ ठीक ठाक चला, जब नए सेनाध्यक्ष का चुनाव होगा। और पाकिस्तान के जो राजनीतिक माहौल है उसमें वही एक ऐसा दौर होता है जब सिविलियन जो सरकार है वो थोड़ी सेना से शक्तिशाली हो जाती है, जब नए सेनाध्यक्ष का चुनाव हो चुका हो और पुराने सेनाध्यक्ष ने पद ना छोड़ा हो। वो जो थोड़ा समय होता है जब दो सत्ता के केंद्र बन जाते हैं सेना के अंदर, वो एक ऐसा टाइम होता है जब सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा मजबूत रहता है। तो शायद उसके एंटिसिपेशन में, या हो सकता है रहील शरीफ साहब कह कुछ और रहे हो, चाह कुछ और रहे हो, तो वो दिखाने के लिए तो कुछ ये दिख रहा है। और जो है भारत का जहां तक रिएक्शन है वो मेरे ख्याल से हमें जो भी वो कर रहे हैं उसका भारत के रिएक्शन की हम बात करेंगे आगे, लेकिन अभी पाकिस्तान में जो परिस्थिति चल रही है जिसकी वजह से इस तरह का बयान आया, सीकरी साहब आपको क्या लगता है कि ऐसे में जिस तरह के डायनामिक्स की बात कर रहे हैं आलोक बंसल साहब, वो वैसे ही रहे तो फिर आगे पाकिस्तान का और रवैया क्यों होगा? क्योंकि अभी भी सारा जो दारोमदार है बातचीत के आगे बढ़ने का वो रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल पे है कि आदान प्रदान होना चाहिए। बात फिलहाल वहीं अटकी है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि ऐसी शर्तें थीं जब हमने उनको यहाँ आने की अनुमति दी, क्योंकि हिंदुस्तान में इतना विवाद इस बारे में है, तो मैं नहीं समझता कि सरकार ने कोई ऐसा कदम लिया होगा जिससे कि उन्होंने कहा कि आप आ जाइए पर हमें इसमें कोई आश्वासन नहीं मिलेगा कि हम भी पाकिस्तान जाके उनकी इन्वेस्टिगेशन या पूछताछ कर सकते हैं। तो ये भी गलत बात है, और मैं समझता हूँ कि इधर भी कोई वैसे निकलना तो है नहीं। अगर हमारी टीम वहाँ जाती भी है तो कुछ निष्कर्ष तो निकलेगा नहीं, क्योंकि वो लेकिन कम से कम हमें ये तो पता चलेगा कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं जो उन्होंने कहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या कर रहे हैं कार्रवाई, वो साफ तस्वीर नहीं आई है। कम से कम इतना तो बताएंगे आधिकारिक तौर पर कि उन्होंने अभी तक किया क्या है पठानकोट को लेके। वो मैं इस बात पर ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ। देखिए, एक और बात हो रही है पाकिस्तान अपने आप को थोड़ा सा सशक्त समझ रहा है, क्योंकि अमेरिका को उनकी ज़रूरत है अफगानिस्तान के सिलसिले में, तो इसीलिए उनको अभी F-16 भी प्रदान कर दिए, जिस पे भारत ने आपत्ति भी जताई है, लेकिन अभी उसकी सुनवाई नहीं हो रही। उधर तालिबान की स्थिति अफगानिस्तान में थोड़ी मजबूत हुई जा रही है, और फिर उनको शायद इससे मिल गई है कि चीन ने वो मसूद अजहर की UN कमेटी में एतराज़ जता दिया है, टेक्निकल होल्ड कर दिया है, तो वो समझते हैं कि ठीक है हम करते जाएंगे, कौन पूछने वाला है। तो ये जो रवैया है पाकिस्तान का, जिसको सीकरी साहब कह रहे हैं कि बल मिल रहा है कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स हैं उनके रवैये से भी, उसको लेकर तब्दीली आपको क्या लगता है क्यों नहीं आ रही है? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स से भी नहीं बल्कि डोमेस्टिक इश्यूज में भी कुछ सुदृढ़ता मिली है पिछले कुछ समय से। अगर आप देखें आर्थिक रूप से आज उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $20 बिलियन से ऊपर चले गए। फरवरी 2013 में वो उनके लिए बड़ी बात है, $2.75 बिलियन अगर हो तो बहुत बड़ी चीज है उनके हिसाब से। जब जिसके पास $2.75 बिलियन रहे हो, फ्रॉम उस लेवल से इस लेवल तक आ जाना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान $20 बिलियन वैसे सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान के लिए काफी है। पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए ये कुछ महीनों का इंपोर्ट कवर प्रोवाइड करता है, करीब 6 महीने के करीब का, जो पाकिस्तान के हिसाब से सब्सटेंटिव है। जो बलोचिस्तान में जो विद्रोह चल रहा था वो काफी हद तक कंट्रोल हो गया, सेक्टेरियन वायलेंस में कुछ कमी आई है। और जहां तक सवाल जो तालिबान, जो पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान था, उसकी भी जो हिंसा है, अगर ये लाहौर का और एक दो और किस्से छोड़ दिए जाएं तो उसकी भी संख्या में कुछ कमी आई है। अच्छा। और उसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो F-16 मिल रहे हैं, चीन का जो समर्थन मिला है, तो इससे पाकिस्तान का जो है हौसला जो है थोड़ा बढ़ गया है।
और जैसे मैंने कहा कि जो सेना एक जो गेम खेल रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये एक ऐसा मौका आ रहा है जब नवाज शरीफ हो सकता है आगे चल के इस साल में सुदृढ़ हो जाए थोड़े, तो उसके खिलाफ वो कर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने 2-3 चीज़ें की। अगर आपने देखा हो, जो चिंताजनक चीज़ें थी, जिस तरीके से मुमताज़ कादरी के समर्थकों ने आके इस्लामाबाद को घेर लिया, जिस तरीके से जनरल रहील शरीफ ने पंजाब में ऑपरेशन लॉन्च किया बिना मुख्यमंत्री को पूछे, बिना प्रधानमंत्री को पूछे, तो उन्होंने आवाम को भी दिखा दिया कि भाई जहाँ तक सवाल यहाँ का है, हमारी बात चलती है। और जाने अनजाने या सही या गलत, आज एक उनकी जो लोकप्रियता है पाकिस्तान की के आवाम के बीच में, वो भी बढ़ गई है। तो इन सब से जो कॉन्फिडेंस आया है और उसका हम असर देख रहे हैं कि वो कई गेम्स खेले जा रहे हैं। अगर आप देखें, कई पैतरेबाजी हो रही है, कहीं भारत के भूतपूर्व नौसैनिक अधिकारी को लाके पकड़ के दिखा रहे हैं। और अब ये जो है पठानकोट में यहाँ से गई JIT, तो किसी मीडिया के थ्रू लीक किया जाए कि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हमें सबूत दिया गया, और ये है और वो। तो बेसिकली जो भी चीज़ें राजनीतिक नेतृत्व जिसके लिए तैयार हो रहा था, वहाँ से ऐसा लग रहा है कि जैसे राजनीतिक नेतृत्व के नीचे से जो कारपेट है वो खींचा जा रहा है। तो ऐसे में भारत का क्या रवैया होना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप देखते रहिए एक खास पेशकश। Now the national news channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. पाक की पैंतरेबाजी, इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बातचीत कर रहे थे कि किस वजह से अब्दुल बासित जो उच्चायुक्त हैं पाकिस्तान के भारत में, उनका बयान आया कि कोई सहमति नहीं थी कि जिस तरह से उनकी JIT की टीम आई पठानकोट के मामले की जांच के लिए, भारत की NIA की टीम जाएगी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि स्थगित हो गई है बातचीत। तो हमारे विशेषज्ञ कहने हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय और अंदरूनी जिससे पाकिस्तान को, खासकर उसकी सेना को शय मिल रही है इस तरह की कार्रवाई करने की, इस तरह की बातचीत करने की। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे में भारत का क्या रवैया होना चाहिए। सीकरी साहब, पहले आपसे पूछूंगा कि भारत अब क्या कर सकता है। काफ़ी एक सधा हुआ बयान तो आया है भारत की ओर से शुरुआती तौर पर। देखिए, जो हम पिछली पार्ट में बात कर रहे थे, उसमें एक दो मैं बातें ऐड करना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है शय इसलिए भी पाकिस्तान को मिली है कि चीन ने उनको प्रॉमिस किया है कि $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके तो पाकिस्तान के लिए जादू की छड़ी एक हो जाएगी। दूसरा, ओबामा साहब ने कुछ दिन पहले ये कहा कि ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स, जो सी मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स, दोनों देशों को देखना चाहिए, जिस पर भी हमने एतराज़ जताया है। तीसरा, हमारे प्रधानमंत्री की सऊदी अरब विजिट जौन सी थी, उसने उनको थोड़ा सा उसमें चिंता आई है पाकिस्तान के बीच में। अब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ये चाहता है कि दुनिया भर में एक ऐसा माहौल बने, लोग ऐसा सोचने लगें कि देखिए तनाव बढ़ रहा है, तो कुछ लड़ाई हो सकती है, वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की बात अनसेटल करे, ताकि भारत में जौन सी निवेश आ रहा, पूंजी निवेश आ रहा है, जो ये धारणा दुनिया भर में ये बढ़ रही है कि भाई अब मोदी सरकार 2 सालों बाद आगे बढ़ रही है, तब्दीलियां आ रही हैं, सारे जो सी इंटरनेशनल फोरम वगैरह हैं वो कह रहे हैं कि भाई माहौल बदल गया है जी। ये पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए ये कहना, देखिए हमारी बातचीत स्थगित हो गई है, ये हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये गतिविधियां ऐसे हो रही हैं बलूचिस्तान में, पठानकोट, मतलब कि तनाव। क्या पाकिस्तान को वाकई लगता है कि इस तरह की बातचीत करने से वो भारत की जो प्रगति का रथ जो आगे बढ़ रहा है उसको रोक सकेगा? देखिए, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जैसा कि सिकरी साहब ने कहा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा सऊदी अरब में हुई, और सऊदी अरब जिसके एक इशारे पर पाकिस्तान सरकार बिना जाने एक अलायंस का हिस्सा बन जाती है आईसिस के खिलाफ
उनको ये भी नहीं पता क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, उसके बावजूद जिस तरीके का वेलकम प्रधानमंत्री मोदी को मिला वैसा नवाज शरीफ और राहील शरीफ को तो कभी नहीं मिलता। तो चिंता स्वाभाविक है। पाकिस्तान को ये लगता है, क्योंकि आज ये समझिए कि जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, जो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताई, इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है रेमिटेंसेस के कारण है, और 50% रेमिटेंस पाकिस्तान की सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात से आती है। और दोनों ही राष्ट्रों ने, जिनके साथ पारंपरिक रूप से पाकिस्तान के प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके का वेलकम दिया उनके विजिट के दौरान, वो पाकिस्तानियों के लिए अचंभे वाला था। तो उससे जो है काफी हद तक निरुत्साहित होकर उनको लगता है किसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पे पाकिस्तान जो है भारत को किसी तरीके से नीचा दिखाना चाहता है, किसी तरीके से कोशिश करना चाहता है कि जो प्रगति का पथ है वो डीरेल हो जाए। पाकिस्तान के दोस्तों के साथ अच्छे संबंध, ये एक मोर्चा हो सकता है भारत के लिए, जिसकी वजह से फिर बाद में दबाव बनाया जा सकता है पाकिस्तान के ऊपर। इसके अलावा और क्या कदम उठा सकता है भारत की पाकिस्तान को एक तरह से जता दिया जाए कि जो उन्होंने वादा किया वो उन्हें निभाना चाहिए? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जब हमने उनकी टीम को आने दिया तो उसके 2 उद्देश्य थे। तो जैसा कि आपने बताया, आदान प्रदान था कि हमारी NIA की टीम भी वहां इतना हम तय मान सकते हैं कि जब तक हमारी टीम वहां नहीं जाती बातचीत नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी उनको ये बताना आवश्यक है कि भाई ये एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी कही हुई बातों से जो मुकर रहा है, क्योंकि जो उन्होंने स्टेटमेंट्स पहले दी थी वो सबके सामने हैं। किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पठानकोट के बाद फोन किया था और क्या क्या सहानुभूतियां दिखाई थी, और अब क्या हो रहा है। तो ये दोनों ही हमको इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए कि एक तो ये कि किस तरीके से इस राष्ट्र के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत ने अपनी तरफ से, वी हैव गॉन आउट ऑफ आवर वे, हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि भाई आपको पठानकोट जैसे संवेदनशील एयरबेस में ले गए, जबकि हमें मालूम था कि पाकिस्तान की टीम में ISI के अफसर हैं जिनका और कोई काम धंधा नहीं है सिवाय इसके कि जासूसी करने के। उसके बावजूद हम उनको लेके गए, और उसके बावजूद पाकिस्तान इस तरीके से है कि वो भारत की सीमा क्रॉस करते ही वो जिस तरीके की मीडिया लीक्स आ रही हैं वो दिखला रही हैं कि उनका कोई इंटेंशन ही नहीं था कि वहां पे जाके कुछ वो करें। उनकी कोशिश ये थी कि बस वापस आके ये बोल दें कि भारत के पास कोई सबूत नहीं है और भारत के जो आरोप हैं वो मिथ्या है। इसके बारे में हम और बात करेंगे, किस तरह से भारत जवाब दे सकता है पाकिस्तान की इस चालबाजी का। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस वक्त। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर हर शाम 5 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। बात कर रहे हैं हम पाक की 35 की बाजी के बारे में, और इस पर हमने चर्चा की कि किस तरह से भारत अब इसका जवाब दे सकता है। सीकरी साहब, आपको लगता है कि इसमें अब एक तो तमाम दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान अपनी बातचीत पे अमल नहीं करना चाहता, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वो नहीं करना चाहता। इसके अलावा और क्या कर सकता है भारत कि पाकिस्तान को साफ तौर पर पता चल जाए कि अगर वो कुछ बेहतरी चाहता है संबंधों में, खासकर बातचीत करना चाहता है जो तमाम मुद्दे हैं उन पर, तो उसे कम से कम आतंक को लेकर संजीदा होना पड़ेगा, और संजीदा होने का एक ही तरीका है पठानकोट। ये ठीक आप कह रहे हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है कि दुनिया को समझाया जाए कि हमने एक मैत्री का हाथ आगे बढ़ाया है। हमारे प्रधानमंत्री लाहौर गए थे, पूरी कोशिश में हैं, पर अगर पाकिस्तान नहीं करता है, पाकिस्तान नहीं चाहता है, तो दुनिया को पता, और वो मान चुका है कि पठानकोट का जो हमला वो पाकिस्तान की सरजमी से हुआ है, इससे वो मुकर नहीं सकता। तो ये जो है, और हमारा जो है लक्ष्य जो है यही होना चाहिए कि दुनिया से जो हमारे आर्थिक कार्यक्रम है, डेवलपमेंट विकास के कार्यक्रम है, उससे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नेशनल गोल है।
और ये डाइवर्शंस हैं जो पाकिस्तान करना चाह रहा है, तो ये हमें डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ये है प्लान ए। अगर ये नहीं चलता तो फिर हमें प्लान बी भी सोचना होगा कि क्या करना चाहिए। और उसमें अगर पाकिस्तान कहता है कि हमें बातचीत नहीं करनी है, तो हमें भी कहना चाहिए चलिए नहीं बातचीत करते हैं, हमने तो बड़ी कोशिश की, आप नहीं करिए बातचीत। फिर क्या जरूरत है कि इंडस वाटर्स पर भी बातचीत करें, वो भी स्थगित कर देते हैं। और दूसरी बात कि देखिए आजकल इतना ये मुद्दा चल रहा है सतलुज यमुना नहर के बारे में, पंजाब हरियाणा दिल्ली के आसपास चल रहा है। अब क्यों सारा जौन से ये पानी है रावी ब्यास और सतलुज का, ये पाकिस्तान क्यों जा रहा है जब इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हम इसका इस्तेमाल पूरी तरह कर सकते हैं? क्यों नहीं हम ये करते इसका इस्तेमाल? लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कत भी आ सकती है आलोक जी। नहीं, सतलज ब्यास और रावी का जहां तक पानी है उसके हम पूरी तरह से कर सकते हैं और कर रहे हैं। पूरी तरह नहीं कर रहे हैं, कुछ जो है पानी जा रहा है जो कि एक्चुअली उसको रोक दें, फिर देखिए क्या रोका जा सकता है। पर जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, हम पाकिस्तान को तो बातचीत की जरूरत पाकिस्तान को ज्यादा है बजाय भारत के। और अगर आप देखें, क्योंकि पाकिस्तान की जो नागरिक सरकार है उसको अपने जनमत को दिखाना पड़ता है कि हम भारत से बातचीत कर रहे हैं और ये आवश्यकता है उनकी। और अगर हम चाहें, जैसे कि आपने देखा जब भी हमने बातचीत स्थगित की है, जो पहल हुई है उनकी तरफ से आई है। उन्होंने कई बार बोला है, उनकी तरफ से प्रेशर आया है, वो रिक्वेस्ट आई है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अब हम दुनिया को दिखा चुके हैं कि हम आउट ऑफ द वे जाके, हमारे प्रधानमंत्री लाहौर रुके, काबुल से आते हुए, इसके ऊपर हर बार सवाल उठाए जाते हैं जब ऐसी कोई बात हो जाती है तो। नहीं, देखिए अपनी तरफ से कोशिश करना राजनीति का हिस्सा हो जाता है। हमने उनको एक लॉन्ग रोप दिया है, अब वो अगर उसको उसमें अपने आप लटकना चाहते हैं, उससे अपने आप को फांसी देना चाहते हैं, तो ये उनकी उद्देश्य है। पर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसको देख रहा है कि किस तरीके से ये राष्ट्र बिहेव कर रहा है और उसका असर उनके ऊपर आएगा और ये देखने में आ रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान का विवेक उसे क्या बताता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए स्टूडियो में हमारे साथ इस बातचीत के लिए। और आगे का वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान की साफ तौर पर नीयत क्या है, वो क्या चाहता है। क्योंकि अगर वो चाहता है कि उसे विश्व पटल पर पूरी संजीदगी से लिया जाए, खासकर आतंक जैसे अहम मुद्दे पर, तो उसे भारत के साथ जिस तरह के उसने वादे किए हैं पठानकोट को लेकर, उन पर तो अमल करना ही होगा। साथ में बातचीत को भी उस दिशा में आगे बढ़ाना होगा जहां पर आतंक का समाधान निकल सके, वो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस खास पेशकश के साथ जुड़े। आगे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।